हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये राजेश मिश्रा का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है, यानी पावर यानी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शक्ति एक जटिल एवं व्यापक संकल्पना है जिसके बहुत से आयाम हैं। ल्यूइस के अनुसार शक्ति मूलतः विवादास्पद संकल्पना है, लेकिन इनके 3 आयाम हैं। शक्तिशाली हितों को दूसरे पर आरोपित करना, शक्ति एजेंडा के रूप में, शक्ति संरचनात्मक है जिसके द्वारा लोगों के प्रतिष्ठन का निर्माण होता है। शक्तिशाली लोग अपने हितों का या अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। माइकल फूको, पावर, राइट एंड द ट्रूथ। डेविड हेल्ड, पावर एंड द लेजिटिमेटी। स्टीवन ल्यूकास, पावर एज द रेडिकल व्यू, 1974। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का अर्थ सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना। लॉसवेल के अनुसार राजनीति का सर्वोच्च शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार मनचाहा प्रभाव पैदा करना शक्ति है, अर्थात अपने अनुसार दूसरे व्यवहार को परिवर्तित करना है। आयाम: सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति इत्यादि। शक्ति किन संकल्पों के अलग है? शक्ति बल, सत्ता, जोड़ तोड़, अनुमय, विनय, प्रभाव से अलग है। ये सभी शक्ति प्रयोग के माध्यम है। शक्ति में दंड देने की क्षमता विद्यमान होती है, प्रभाव में यह नहीं पाया जाता है। यह शक्ति नहीं बल्कि बल, फोर्स का द्योतक है। वैधता और शक्ति के समान वैधानिक शक्ति ही सत्ता कहलाती है। बेंथम के अनुसार वैधता का आधार सहमति हो सकती है, परंपराएं वैधता का आधार है। विषय वस्तु के रूप में शक्ति की संकल्पना: विषय वस्तु के रूप में शक्ति संकल्पना उतनी पुरानी है जितना राजनीति विज्ञान, परंतु अध्ययन के विषय में वस्तुओं के रूप शक्ति आधुनिक युग की देन है। यूनानी विचारक थियोडोरस ने अपनी प्रसिद्ध रचना द पोलोमोनियस वार में राजनीति को शक्ति राजनीति के रूप में चित्रित किया है। भारतीय विचारक कोटले ने अर्थशास्त्र में यह विचार प्रतिपादित किया है कि शक्ति राज्य के बने रहने के लिए आवश्यक है। आधुनिक युग में पहली बार मैकियावेली ने शक्ति राजनीति पर आधारित अत्यधिक बल दिया है। राजनीति नैतिक नियमों को संचालित नहीं होती, बल्कि शक्ति को अर्जन, शक्ति की वृद्धि की राजनीति है। राजा को पहले बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से करना चाहिए, हिंसा का प्रयोग लंबे समय तक ना हो। होब्स ने शारीरिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के मध्य अंतर स्पष्ट किया है। राजनीतिक शक्ति सामाजिक संबंधों की ओर संकेत करती है। समाज में परस्पर संघर्ष और अंतःक्रिया विद्यमान है। राजनीतिक शक्ति सहमति पर आधारित होते हैं। होब्स ने शक्ति एवं वैधता के अंतर नहीं माना है, टेस्टस्टर के राज्य शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। लोक एवं मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के सीमित और वैधानिक बनाने का प्रयत्न किया है। हन्ना और आरेंट और पर्सस ने शक्ति को सहमति के रूप में चित्रित किया है। राजनीतिक विज्ञान शक्ति विज्ञान के रूप में बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार शक्ति इच्छित परिणामों को उत्पादित करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान का विकास शक्ति विज्ञान के रूप में हुआ। इससे राज्य और सरकार के अध्ययन की बजाय शक्ति के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। अमेरिका में व्यवहारवाद के जन्मदाता चार्ल्स मैरियम ने राजनीतिक विज्ञान में शक्ति के अध्ययन का केंद्र माना है। इसके पश्चात हैरोल्ड लॉसबी ने अपनी रचना पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 में शक्ति को अध्ययन का केंद्रीय विषय माना है। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विषय वस्तु के रूप में कैटलिन, कापलन, मार्गरेथू आदि विचारों ने अधिक महत्व दिया है। आधुनिक युग में शक्ति का अनुभविक रूप में अध्ययन करने का श्रेय रॉबर्ट डहल को जाता है। इनकी रचना हु गवर्न डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी 1961। बाराक एंड बॉर्टेज ने शक्ति को एजेंडा निर्माण के रूप में परिभाषित किया है। शक्ति का आशय दूसरे की निर्णय क्षमता को प्रतिबंधित करना भी है। J.R. ल्यूकास के अनुसार शक्ति दूसरे चिंतन की आवश्यकताओं निर्धारित करने की क्षमता है। अतः शक्ति वैचारिक क्षमता और मनोवैज्ञानिक संयंत्रण है। केट मिलेट अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 यूएस 1971 यूके ने कहा कि राजनीतिक शक्ति संरचना का आधारित संबंध है जिसके द्वारा एक समूह दूसरे समूह पर नियंत्रित करता है। उदारवादियों के अनुसार शक्ति, इन्होंने शक्ति को राजनीतिक रूप में स्वीकार किया है। लॉक बेंथम ने जनता की शक्ति का समर्थन किया है। शक्ति संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान है। मार्क्सवादियों के अनुसार शक्ति मूलतः आर्थिक है। मार्क्स ने शक्ति को उत्पादन के संबंध में साधन के रूप में देखा है। मार्क्स के अनुसार जिसका नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होगा वही शासन करता है। ग्राम्सी ने शक्ति को वैचारिक रूप से प्रस्तुत करते हुए इसे आधिपत्य संज्ञा दी है।
संरचनात्मक बुनियादी व्यवस्था में राज शक्ति के बाध्यकारी प्रयोग नौकरशाही, पुलिस, न्यायालय, सेना के द्वारा किया जाता है। निकोल पोलेंजा के अनुसार शक्ति अव्यक्ति की सामाजिक संरचना का परिणाम है। निकोल पोलेंजा के पॉलिटिक्स टू द पावर इन द सोशल क्लास 1968, रोल्फ मिलिपेंट की रचना द स्टेट इन द कैपिटलिज्म सोसाइटी 1969। नारीवादियों का शक्ति, नारीवादी पितात्मक शक्ति का केंद्र मानते हैं। पितात्मक कारण महिलाएं आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। उत्तर आधुनिक विचारों के अनुसार शक्ति, फोकोलोट की शक्ति की संकल्पना को केसिका के रूप में परिभाषित किया। इसकी पुस्तक द हिस्टोरी ऑफ द सेक्सुअलिटी 1976 में समाज उसी प्रकार फैली है जैसे शरीर में केसिकाएं। माइकल फोकोल्ट ने शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। शक्ति के उत्पादन आयाम पर बल दिया है। शक्ति का आधार केवल राज्य और सरकार के संगठनों पर नहीं है, अपितु वित्त, लेखा, विज्ञान, मनोचिकित्सक जैसे विशेषज्ञ क्षेत्रों में अंतर्निहित होता है। माइकल फोकोलोट के अनुसार शक्ति कोई वस्तु या तत्व नहीं है या जो किसी संस्था या लोगों द्वारा समूह स्थित है, बल्कि शक्ति का प्रयोग एक तकनीक रूप में किया जाता है। शक्ति द्वारा पहचान और आत्मनिष्ठा का निर्माण होता है। फोकोल्ट ने शक्ति के रूप में इन गवर्नमेंटलिटी के रूप में व्यक्त किया है। फोकोल्ट के अनुसार शक्ति का विरोध निम्नलिखित में 3 प्रकार संघर्ष किया जाता है। ये जातीय, सामाजिक और धार्मिक सामंतवादी समाज में व्याप्त होता है। शोषण के विरुद्ध संघर्ष पूंजीवादी समाजों में उत्पन्न हुआ है और उन्होंने शक्ति को बाध्यता न मानकर इसके उत्पादक आयामों का निर्माण किया है। आधुनिक युग में शक्ति केवल कार्यपालिका और नौकरशाही में निहित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी निहित है। माइकल फोकोल्ट के अन्य रचनाएं द मैडनेस ऑफ द सिविलाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ द एज ऑफ द रीजन एवं द ऑर्डर ऑफ द थिंग 1970। शक्ति का वितरण, विशेष पूर्वाग्रहों के अनुसार शक्ति का समाज में समान वितरण नहीं होता है, बल्कि शक्ति का संग्रह मुट्ठी भर विशेष लोगों को खुद में होता है। ये सदैव बना रहता है। जबकि बहुलवादियों के अनुसार समाज में शक्ति का वितरण विभिन्न समूह में होता है। अतः बहुलवादियों के अनुसार शक्ति समात्मक और सापेक्षिक होती है। बहुलवादियों के अनुसार शक्ति मूलतः नॉन सेक्शनल, नॉन जीरो सम गेम आधारित होता है, जबकि विशेष बहुलवादियों के अनुसार शक्ति सेक्शनल होती है। समाज में मुट्ठी भर लोगों में शक्ति निहित होती है। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम, आदेश का ऐसा गुण है जिसके निर्देश सही और प्रमाणिक मानकर स्वेच्छा से प्रयोग किया जाता है। सत्ता के 2 घटक शक्ति और वैधता। किसी नियम, निर्णय, निरंतरता या संकेत करती है कि लोग उस नियम को निर्माण को अपने लिए, सारे समाज के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं तथा मन में स्वीकार करते हैं। जोसेफ डी वेस्टिंग के अनुसार सत्ता के सिद्धांतों में विश्वास व्यवस्था सुरक्षित रखने का मात्र विश्वसनीय माध्यम है। शक्ति और सत्ता, शक्ति वैधानिक रूप से सत्ता है। शक्ति को दीर्घकालिक बनाने के लिए शक्ति का सत्ता में परिवर्तन आवश्यक होता है। प्रत्येक प्रकार की शक्ति सत्ता नहीं है, सत्ता में शक्ति होना आवश्यक है। मैक्स वेबर, राजनीतिक सत्ता का आशय राज्य द्वारा प्रदत्त सत्ता है। सत्ता का विश्लेषण समाजशास्त्रीय रूप में किया जाता है। मैक्स वेबर ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा कि किसी निश्चित भूभाग में राज्य का हिंसा वैधानिक प्रयोग एक अधिकार होता है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति वह है जिससे व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, काम कराया जा सके, जिसके अभाव में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार राज्य की मूल विशेषता है, राज्य एक भौगोलिक संकल्पना है। राज्य द्वारा हिंसा का वैधानिक प्रयोग किया जाता है। मैक्स वेबर ने सत्ता का आदर्शीय रूप में प्रयोग करते हुए उसे निम्नलिखित भाग में विभाजित किया। परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, सत्ता का तार्किक और वैधानिक रूप। परंपरागत सत्ता में देखिए, इतिहास का आधारित सत्ता, परंपराओं और प्रथाओं और आधारित महत्व। सत्ता के आगे का पालन तर्क के बजाय समाज के रीति रिवाजों के आधार पर होता है। करिश्माई नेता सत्ता व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित होता है। आगे देने वाले के विलक्षण प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है। सत्ता का तार्किक और वैधानिक रूप, सत्ता का वाद तर्क विवेक पर आधारित होता है, नियम और कानून पर आधारित होता है। वेबर के अनुसार आधुनिक युग में सत्ता इसी तार्किक वैधानिक स्वरूप को स्वीकार किया जाता है। तर्क बुद्धि, इस युग में जो व्यक्ति आगे दे रहा है उसकी सत्ता वैधानिक होनी चाहिए। मैक्स वेबर ने सत्ता में इस तार्किक और वैधानिक रूप में नौकरशाही की संज्ञा दी है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के 2 आदर्श स्वरूप का वर्णन किया। इसके अनुसार नौकरशाही के आदर्श स्वरूप की विशेषता निम्नलिखित है। नौकरशाही की संरचना सोपनिक होती है। इसके पदों शक्तियों का विभाजन होता है। यह औपचारिक व्यवस्था है। नौकरशाही की मूल विशेषता अनियमितता होती है। नौकरशाही अव्यक्तिगत आधार पर संचालित होती है। नौकरशाही के रूप में संगठन में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा आवेदन होती है। आजीवन वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं।
ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग पहली बार डेगोनी ने किया था। वैधता, लेजिटिमिटी। वैधता शक्ति सत्ता के बीच कड़ी है। वैधता से शक्ति को तार्किकता और अस्तित्व मिलता है। वैधता द्वारा जनमत शक्ति का स्वीकार करता है। लिप्सेट के अनुसार से किसी राजनीतिक प्रणाली का वैधता लोगों के मन में यह विश्वास पैदा करने में कायम रखने की क्षमता है जो राजनीतिक व्यवस्था समाज के उपयुक्त है। वैधता संकट, हैबरबास की रचना लेजिस्लेशन ऑफ क्राइसिस है। नव मार्क्सवादी विचारक हैबरबास द्वारा यह विचार दिया गया कि जिसके अनुसार पूंजीवादी समाजों में सदैव वैधता संकट उत्पन्न होता है क्योंकि पूंजीवादी समाज में अर्थव्यवस्था विषमतापूर्ण होती है जबकि राजनीतिक प्रणाली द्वारा लोगों कल्याण का दावा किया जाता है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था पूंजीपति के हितों और आम जनता के आशाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में विफल होती है। थैंक यू दोस्तों।